Good afternoon, everybody. I'm Sayukta from Beautiful Spotless Skin team. I'm sure all of you must be keeping good health. To look beautiful and smart at all times is quest of humans, right from the beginning of civilization. Few of the common conditions affecting the look and feel of a person is acne, hyper or hyperpigmentation, and even hair loss. Out of these, acne is a big concern, especially for women in their 20s. However, it would be wrong to say that men don't suffer from acne. To many, acne is also known as blemishes, blackheads, whiteheads, pimples, or cysts. It is most common during puberty and adolescence. According to recent data, almost 80% of people in the age group of 11 to 30 years have acne breakout at least once. Although acne most commonly does not have any serious health concern, but is de-stressing for the sufferer, the faster the issue is diagnosed, the more effective will be its treatment. Thus, knowing about acne management from an expert is essential. For this, today we have Dr. Neha Shah, a consultant dermatologist from Varanasi, live with us to educate us more on acne management. Dr. Neha is a consultant dermatologist at Shah Specialty Clinic, Varanasi. She is also attached to Ramakrishna Mission, Hindu Seva Sadan, and Janta Seva Hospital, Varanasi. Dr. Neha's expertise and areas of interest is into acne, acne scars, as well as injectables and cosmetology. With her expertise in today's topic, Dr. Neha will enlighten us on management of acne. बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नेहा साहा आपका हमारे इस सेशन में। उम्मीद करते हैं आप अच्छे हैं, आपका दिन अच्छा जा रहा है। Thank you so much. I'm doing good. Hope you all are doing good too. Absolutely, doctor. And as today we are going to talk upon a very important topic, management of acne. सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे डॉक्टर, एक्ने होता क्या है, क्यों होता है? एक्ने या जिसको हम लोग कॉमन भाषा में मुहासे कहते हैं, ये जो पिंपल्स हैं, इट इज अ स्किन कंडीशन। ये एक बीमारी है स्किन की। आमतौर पे लोग कहते हैं मुहासा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये एक स्किन की बीमारी है जो कि जनरली प्यूबर्टी में होता है। इसके 2-3 मुख्य कारण हैं और किसी कारणवश अगर ये कारण पैदा हो जाते हैं तो एक्ने हो जाता है। जैसे कि हमारे जो फेस पे ज्यादातर या शरीर में जो सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, उनकी डक्ट्स खुलती हैं। उस डक्ट का किसी कारणवश ब्लॉक हो जाना, इसकी वजह से एक्ने होता है। तो ये ज्यादा स्वेट प्रोडक्शन से कभी कभी ब्लॉक हो जाती हैं, बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन से ब्लॉक हो जाती हैं। एंड्रोजन्स अगर ज्यादा है तो एंड्रोजन के इफेक्ट से ये ब्लॉक हो सकती हैं। ये एंड्रोजन इसका प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो डेब्री कलेक्ट होता है वो इस डक्ट को ब्लॉक कर देता है। मतलब वो हार्मोनल इन्फ्लुएंस हुआ। डाइट का इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर डाइट की वजह से प्रमोट होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो ब्लॉक हो गए, उनमें फिर बैक्टीरिया का प्रोलिफरेशन हो जाता है या उन डक्ट्स की लाइनिंग का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक होते हैं और उनमें डेब्री कलेक्ट होके पिंपल या मुहासे का रूप दे देते हैं। बिल्कुल। तो कई सारे कारण हैं जिनकी वजह से एक्ने होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे जैसा कि आपने कहा कि सेबेशियस ग्लैंड जो है जब ओवर एक्टिव हो जाता है, उसके अलग-अलग रीजंस हो सकते हैं, हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं, डाइटरी रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं, ऐसे में एक्ने हो सकते हैं। कई बार ये भी लोग पूछते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तब भी एक्ने बहुत बढ़ने लगते हैं। तो कैन हीट कॉज एक्ने ब्रेकआउट्स? और जैसा कि आपने कहा कि स्वेटिंग से कई बार ब्लॉकेज हो जाता है, जो डक्ट्स हैं वो बंद हो जाते हैं, तो क्या हीट का या ह्यूमिडिटी का भी एक रोल रहता है? जब एक्सेस स्वेट प्रोडक्शन होता है तो भी ब्लॉकिंग हो सकती है, क्योंकि ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एक्सीबम, तो वो जाके डक्ट को ब्लॉक कर देता है और उसकी वजह से भी हो जाते हैं एक्ने। इसलिए बहुत ज्यादा धूप में रहने से या बहुत जो लोग हीट में काम करते हैं उनको हो जाता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। कई बार क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से खासकर कोविड की वजह से मास्क बहुत कॉमन हो गया है, हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है। मास्क की वजह से भी कई बार उस एरिया में एक्ने देखने को मिलता है। मास्क एक्ने भी एक टर्म आ गया उसके लिए। उसके बारे में भी थोड़ा डॉक्टर बताइए प्लीज। मास्क एक्ने क्या होता है? मास्क हमारे फेस को ऑक्लूड कर देता है। कोई भी चीज जो डक्ट को ऑक्लूड कर देती है तो उसके डेब्री को बाहर निकलने नहीं देती है। जब हम लोग पसीना आता है या कोई भी वो
एक्सक्रीट करेगा कुछ भी तो वो निकल नहीं पाता है और उसी के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से एक्ने फॉर्म होते हैं। ये सिर्फ मास्क की वजह से भी नहीं, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज करता है तो उससे भी आप देखेंगे एक्ने हो जाता है, क्योंकि वो एकदम उसको ऑक्लूड कर देता है और स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है। राइट। और कई बार कहा भी जाता है मेकअप को लेकर, खास तौर पे जैसा आपने जिक्र भी किया कि रात में मेकअप लगा के कभी नहीं सोना चाहिए, या मेकअप को रिमूव करना चाहिए, या अच्छे से रिमूव करना चाहिए। तो क्या ये छोटी छोटी गलतियां जो हम करते हैं उसकी वजह से भी एक्ने ब्रेकआउट हो सकता है? जी, ये छोटी छोटी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जब हम एक्ने के बारे में बात कर रहे हो। हमारे स्किन को सुबह शाम क्लीन करना बहुत जरूरी है, स्पेशली रात में। अगर आप सुबह नहीं भी कर रहे हैं तो रात में सोने से पहले स्किन क्लीन करके जरूर सोएं। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो मेकअप रिमूव करके सोना बहुत जरूरी है। मेकअप आपकी स्किन को बहुत डैमेज करता है, और जैसा कि हमने बोला कि स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, वो ऑक्लूजन की तरह काम करता है और उसके कारण से एक्ने होता है। जी। तो स्किन को डिग्रीसिंग सॉल्यूशन से आप साफ करके एक नॉन कॉम्डोजेनिक मॉइस्चराइजर लगा के ही सोएं। बिल्कुल, इस पर हम आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि हम हीट, ह्यूमिडिटी, इसका असर किस तरह से हमारे स्किन पर होता है उस पर भी बात कर रहे थे। क्या और भी कोई किसी तरह का कोई स्पेसिफिक सीजन है जब एक्ने ज्यादा होता है, या थ्रू आउट द ईयर होता है? कई लोग कहते हैं जब मौसम बदलता है, गर्मी है, ठंड आ गई या बारिश आ गई, तो जब सीजन चेंज होता है तब भी कई बार एक्ने ब्रेकआउट्स का सामना उनको करना पड़ता है। तो क्या ये भी होता है डॉक्टर? एक्ने सीजन डिपेंडेंट तो नहीं होता है, लेकिन क्योंकि गर्मी में पसीना ज्यादा आता है तो कुछ लोगों को होता है, लेकिन ये सीजनल नहीं है। लेकिन हाँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, स्पेशली विमेन में उनके पीरियड्स के टाइम के अराउंड थोड़ा सा ज्यादा होता है, एग्जैजरेट कर जाता है। जी। और हमेशा मेडिकल साइंस में तो खास तौर पे कहा जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो क्या एक्ने को किसी तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? जी, एक्ने को हम लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, हेल्दी फूड हैबिट से और डेली स्किन केयर रेजीम अच्छे से फॉलो करके उसको काफी हद तक रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेशली जिनको माइल्ड एक्ने है उनको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर वो अपने डाइट का ख्याल रखें और अपनी स्किन का रेगुलरली केयर करें तो उसको कम किया जा सकता है। डाइट के लिए स्पेशली पानी ज्यादा पीना है, थोड़ा मिर्च मसाला, आजकल जंक बहुत लोग खाते हैं, तो जंक फूड का इंटेक मिनिमल हो, हफ्ते में 1 या 2 बार हो, और हरी साग सब्जी ये सब ज्यादा हो। आजकल कहते हैं इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स या हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स डाइट जो होती हैं, जो आईजीएफ को बढ़ाती हैं, उनका सेवन कम करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह के खान-पान से हम थोड़ा अपने आप को बचा सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं, और ऐसा करके हम हमारी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं। एक अच्छा स्किन केयर रूटीन ही हमारी स्किन को हेल्दी रखने में मददगार साबित होता है। उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, व्हाट शुड बी अ वेरी बेसिक, ईज़ी टू डू स्किन केयर रूटीन? क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत वक़्त नहीं है, बहुत बिज़ी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते। कोई सिंपल बेसिक रूटीन जिसे हम मेंटेन कर सके? आजकल इंस्टाग्राम और इंटरनेट की वजह से सबको ऐसा लगता है कि स्किन केयर में बहुत एक्सपेंडिचर है, बहुत चीजें हैं जो हम यूज करेंगे तभी हमारी स्किन बेटर हो सकती है। पर दिस इज अ मिथ, ऐसा नहीं है। आपको एकदम बेसिक स्किन केयर के लिए एकदम रूटीन 2-3 चीज ही चाहिए, और आपको सिर्फ वही यूज करना चाहिए, स्पेशली 30 इयर्स ऑफ एज तक। 25 या 30 के बाद आप उसमें एक आध चीज ऐड कर सकते हैं, पर उसके पहले स्पेशली बच्चों के लिए 15 टू 25 इयर्स तक के लिए यू जस्ट नीड अ गुड क्लेंजर। एक आप मिल्क बेस्ड क्लेंजर ले सकते हैं, और आप वाटर बेस्ड क्लेंजर ले सकते हैं, लाइक अ फेस वॉश, जिससे आपको सुबह शाम मुंह धोना है। आफ्टर क्लीनिंग योर फेस आपको एक मॉइस्चराइजर लगाना है, एक नॉन कॉम्डोजेनिक, नॉन ऑक्लूसिव मॉइस्चराइजर, एंड डे टाइम में एक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जब हम दिन में लगा रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के 2 मिनट के बाद या मॉइस्चराइजर के तुरंत बाद लगाना है। सनस्क्रीन आमतौर पे हम लोग थोड़ी सी लेते हैं और लगा लेते हैं। फेस और नेक के लिए इट शुड बी 3 फिंगर टिप यूनिट्स, एक पूरी लेंथ फिंगर की होनी चाहिए। एक सिंगल लाइन में आप पूरा निकालिए और उसको अपने फेस और नेक पे लगाइए। अगर आपके हाथ एक्सपोज्ड है तो इतनी ही क्वांटिटी में ईच हैंड में लगना चाहिए। एवरी 3 आवर्स अगर आप धूप में हैं तो जरूर रिपीट करिए।
अगर आप धूप में नहीं है तो भी आप रिपीट कर सकते हैं. तो सनस्क्रीन शुड बी रिपीटेड एवरी 2 to 3 hours from 9 AM to 4 PM. Right. So sunscreen is a must. Apart from that, you need a simple cleanser as per your skin type या जो भी आपके requirements हैं, and एक moisturizer, cleanser, moisturizer and sunscreen. These are the basic things. और आपने कहा डॉक्टर कि एक एज के बाद जो है आप इनमें एक दो प्रोडक्ट्स और ऐड कर सकते हैं, तो वो कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं? जैसे कि depends upon the skin. Usually we can add a retinol after the age of 25, and we can also add a vitamin C serum. अगर किसी में टैनिंग टेंडेंसी ज्यादा हो तो या किसी की ऑयली स्किन बहुत हो तो they can add a vitamin C serum. And you can add a retinol after the age of 25-26 years. Usually we can wait up to 30 years depending upon the skin again. Right. लेकिन जैसा कि आपने कहा क्लेंजर, एक मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन और एक एज के बाद आप कोई एक सीरम या रेटिनॉल भी यूज कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं डेली स्किन केयर रूटीन में. मॉइस्चराइजर को लेकर और सनस्क्रीन को लेकर और क्लेंजर को लेकर भी लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियां होती है, खास तौर पे एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए. शुरुआत हम क्लेंजर या फेस वॉश से करना चाहेंगे, क्योंकि खासकर जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है या जो ऑयली स्किन वाले होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है, बहुत आम भाषा में. तो ऐसे में वो बार बार फेस वॉश से या क्लेंजर से अपने फेस को धोते हैं और उनको लगता है ऐसे ही शायद उनकी स्किन ऑयल फ्री एंड दस एक्ने फ्री रहेगी. सच क्या है डॉक्टर? ऐसा नहीं है कि जिनको एक्ने है उनकी स्किन हमेशा ऑयली हो. तो आजकल आमतौर पे लोग अगर एक्ने स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड यूज कर लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपको एक्ने है और ऑयली स्किन है, देन ओनली यू हैव टू यूज अ सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. प्लस बार बार क्लेंजर नहीं यूज करना है, दिन में 2 ही बार यूज करना है. और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है कि आपका स्किन बैरियर ठीक है और आपको मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है. तो कभी कभी जब हमारी स्किन इनहेरेंटली ड्राई रहती है तो उसको बैलेंस करने के लिए सीबम ज्यादा प्रोड्यूस होता है. सो मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट. सो कुछ लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है वो मॉइस्चराइजर एकदम नहीं यूज करते हैं कि हमें तो उसकी जरूरत ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है. मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट फॉर एवरी स्किन टाइप. आप नॉन ऑयली नॉन कॉम्बोजेनिक मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं. Cleanser, it should be a mild cleanser for that can be used by everybody, or you can use a salicylic acid based or glycolic acid based face washes if you have oily skin. Again, those who are pregnant should consult a dermatologist before changing their cleanser to an acidic one. Otherwise, a mild cleanser can be used by everybody. Okay. और सनस्क्रीन के लिए अगेन स्पेशली जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं वो कहते हैं सनस्क्रीन मेक देयर स्किन, यू नो, दे हैव अ नंबर ऑफ कंप्लेंट्स लाइक इट मेक्स देयर स्किन वेरी स्वेटी और वेरी पैची और वेरी डल, या वो अगर सनस्क्रीन लगाएंगे तो उनको लगता है कि और ज्यादा एक्ने आ जाएंगे. तो ऐसे में एक्ने प्रोन स्किन वाले खास तौर पर सनस्क्रीन चूज किस तरह से करें डॉक्टर? सनस्क्रीन बेसिकली 2 तरह की होती है, एक केमिकल सनस्क्रीन और एक फिजिकल सनस्क्रीन. केमिकल सनस्क्रीन को जो हम लगाते हैं तो हमारी वो स्किन के साथ रिएक्ट करती है और वो प्रिवेंट कर और वो मतलब सन रेज से हुए हुए डैमेज को प्रोटेक्ट करती है. जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो एक बैरियर की तरह काम करती है जो सन रेज को अंदर जाने ही नहीं देती है, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है. तो आई प्रेफर फिजिकल सनस्क्रीन्स फॉर एक्ने पेशेंट्स ताकि उनमें कुछ चेंजेस ना हो. So for acne patients, for kids, and for anybody who has sensitive skin, they can use a physical sunscreen. और physical sunscreen नाम से आती है जिसमें titanium dioxide और zinc oxide रहता है. Rest all of other people, they can use just plain normal sunscreen. Again, उसमें अब आजकल तो बहुत options है. They have matte finish, oily finish, gel finish. People who have dry skin can opt for an oily sunscreen. Those who have acne skin or oily skin, they can prefer a gel or a matte according to their suitability. Right. एक्ने को लेके अगेन जैसा हम शुरू से बात कर रहे हैं कि टीनेज में जो हार्मोनल इम्बैलेंस एक्ने होता है, तो कई बार एक्ने को एसोसिएट विमेन के साथ या टीनेजर्स के साथ कर दिया जाता है, लेकिन मिडिल एज में भी एक्ने होता है, लोगों को ये इश्यूज होते हैं. उस पर हम चाहेंगे आप थोड़ी रोशनी डालें डॉक्टर.
आजकल एक्ने सिर्फ प्यूबर्टीज तक कन्फाइन नहीं रह गया है. ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द एक्ने पेशेंट्स हमारे पास जो आते हैं उनको 30 प्लस रहते हैं, और उस समय ज्यादातर जो मेजर रीजन है एक्ने का, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस. तो वी हैव टू इन्वेस्टिगेट फॉर द पॉसिबल हार्मोनल कॉज, और फिर उसके हिसाब से ही हमें ट्रीट करना पड़ता है. ऑल्सो टीनेज में भी जरूरी नहीं है कि सबको जो एक्ने हो रहा है वो एडोलेसेंट एक्ने हो. Many people, especially girls, are suffering from hormonal acne, also from PCOS, polycystic ovarian syndrome, जिसके कारण acne होता है. So a thorough history and investigation is necessary before we start a anti-acne medication or treatment. राइट. कई बार होता है कि हम ये मान के चलते हैं कि एक्ने हो रहा है, ओके प्यूबर्टी है तो एक्ने होगा, या हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होगा. महिलाओं में पीरियड्स के आसपास जैसा आपने बताया एक्ने होता है, या बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, बहुत तमाम रीजंस हैं. जब एक्ने होता है तो आमतौर पर हम उसके साथ कोई ना कोई रीजन एसोसिएट कर देते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास उतना नहीं जाते हैं. उसकी बजाय हम कोई क्विक फिक्स घर पे करने की कोशिश करते हैं, कोई होम रेमेडीज. स्किन के साथ सबसे ज्यादा होम रेमेडीज इस्तेमाल की जाती हैं, या फिर हम ओवर द काउंटर जाके कोई केमिस्ट से पूछ लिया एक्ने हो रहे हैं, कोई क्रीम दे दीजिए, ट्यूब दे दीजिए, वो लगाने लग जाते हैं. और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तब तक हमारी स्किन की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी होती है. तो डॉक्टर, व्हाट्स योर टेक ऑन दीज होम रेमेडीज और ओवर द काउंटर मेडिकेशन? ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज है हमारे लिए, क्योंकि लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि एक्ने की फिजियोलॉजिकल नहीं है. एक्ने एक डिजीज है स्किन का, और इसको दिखाना बहुत जरूरी है. अगर आपको रेगुलरली 2, 4, 5 दाने हो रहे हैं तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए. वो आपको जितना अर्ली आप ट्रीटमेंट करेंगे उतना आप एक्ने के द्वारा हुए कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, जैसे कि स्कारिंग, पिगमेंटेशन, स्किन एट्रोफी, इन सब से बच सकते हैं. नहीं तो उनके ट्रीटमेंट्स तो हैं, but they are expensive, also they are time exhausting, and also they lead to low self esteem. So it is better कि early stages में उसको treat कर लिया जाए ताकि वो नौबत ही नहीं आए कि हमें scarring हो. Secondly, over the counter medications should not be done for any disease, not for acne per se. और एक्ने में तो एकदम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स एक्ने को वर्सन कर देती हैं. और कुछ पेशेंट्स हमारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत दिनों से स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम्स लगाते हैं, और एक्ने जो है उनको होता नहीं था, उनको स्टेरॉइड की वजह से होने लगा है. सो इट इज बेटर यू ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट rather than doing self-medication. A stitch in time saves 9, as the saying goes. Very well said, doctor. And definitely, you should not waste your energy, time, money, your skin, your health by going for over-the-counter medication or doing, quick fixes like home remedies. Please जाइए एक qualified dermatologist से दिखाइए. Treatment पर अब डॉक्टर हम बात करना चाहेंगे. एक्ने के लिए क्या treatment options available है? एक्ने के लिए आजकल कई तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शंस है. एक तो मेडिकल है, दूसरा कॉस्मेटिक है. सो मेडिकल ट्रीटमेंट, जब एक्ने कोई भी कॉम्प्लिकेशन को नहीं लीड किया हो, सिर्फ पिंपल्स हो रहे हो, तो सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है. मेडिकल ट्रीटमेंट्स में देयर इज ओरल आइसोट्रेटिनोइन. अगेन, ओरल आइसोट्रेटिनोइन शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर. मेरी फ्रेंड का ठीक हो गया तो हम भी लेके खा लिए. You cannot take isotretinoin on yourself over the counter. You don't know the dose, you don't know the side effects. You should always consult a dermatologist before taking it. Especially women who are getting married or going to get married, or who are planning a baby, should always take it very cautiously and only after the recommendation of a dermatologist. Secondly, we have antibiotics. Again, antibiotic resistance is very common. Plus, in acne, antibiotics have to be given for a very long period of time. इसलिए ये एकदम अननेसेसरी है कि आप अपने आप से इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक खाते रहें. कई बार ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है. अगर आपको पुस्ट्यूलर एक्ने नहीं है या कोई इन्फ्लेमेटरी एक्ने नहीं है, तो कई बार वो बिना एंटीबायोटिक के भी ठीक हो जाता है. लेकिन आप जबरदस्ती 1 महीने तक एंटीबायोटिक खाते रहे, उसमें कोई मीनिंग नहीं है. सो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन
or other group of antibiotics that are usually given should be only taken under the care of a dermatologist. Now we have some topical medications like a combination of clindamycin plus tretinoin or plain tretinoin or minocycline or dapsone or commonly benzyl peroxide. So it is advisable when you are using it for the first time, consult a dermatologist, और बाद में जब आपको eruptions हो रहे हैं थोड़े बहुत, then you can reapply it. But for the first time, always consult a dermat. Benzyl peroxide generally resistance नहीं cause करता है, इसलिए it is always safer and better to use benzoyl peroxide when you are using it over the counter. Do not go for clindamycin or retinoid combination at your own will. Rest now we come to the cosmetic part. So एक बार जो acne ने pimples बना दिया, scar छोड़ दिया या pigmentation हो गया या acne दवा से नहीं ठीक हो रहा है, so we have a range of treatment options. पहला सबसे easy और सबसे common है chemical peeling. Chemical peeling एक procedure है जिसमें कि हम एक chemical लगाते हैं आपके चेहरे पे, जो as the name says it causes peeling of the superficial layers of the skin. अब सुपरफिशियल लेयर्स पील हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्किन डैमेज हो रही है, नीचे से नई स्किन रीजनरेट हो रही है और जो पिगमेंटेड स्कार्ड स्किन है वो धीमे धीमे खत्म होती है. इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस. इट माइट बी विजिबल टू यू, इट माइट नॉट बी विजिबल टू यू, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड द टाइप ऑफ एसिड दैट इज यूज्ड. Should always be done under the care of a dermat, should not be done in parlors. Again, the type of agent depends upon your skin. If you are resistant to treatments and your skin still has pimples, तो हम लोग salicylic acid prefer करते हैं. उसके बाद we can switch to glycolic acid for pigmentation and for scarring. We can use lactic acid अगर skin बहुत dry हो रही है. A combination of salicylic and mandelic acid also works well. So these are the things that there are certain things that your dermatologist sees and then decides which will suit you best, and accordingly it has to be done every 20 days or every month for 5 to 6 sessions to 10 sessions, again depending upon your skin. Right. So the bottom line is that treatment options are available, medical or cosmetological, and we should first go to the dermat, consult a qualified dermatologist in case any skin related issue is there. और जैसा कि आपने mention किया है कि जो भी cosmetological treatments है वो हमें डॉक्टर से करवाना है, qualified dermat से कराना है, पार्लर में नहीं कराना है. Again, with acne, क्योंकि पार्लर जाना अगेन एक बहुत इन ट्रेंड थिंग है, हर महीने, हर हफ्ते, हर फोर्टनाइटली लोग जाते हैं, स्पेशली एक्ने के लिए भी they would like to squeeze out the acne और एंटी एक्ने पैक्स या बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं जो करवाते हैं. तो अगेन वुड यू लाइक टू सजेस्ट कि डॉक्टर से पहले कंसल्ट करने लेना चाहिए बिफोर टचिंग योर एक्ने और एनीथिंग? There are equal number of skin clinics opening up. So I think it's better to go for skin issues to the skin clinic and keep the parlor things to parlor. Go for a haircut, go for a nice hair color, go for eyebrows, upper lips, hair removal, all those stuff. You can always visit a parlor, and you must visit them because they expertise in that. But skin clinics expertise in skincare, and for all your skin concerns, you should visit skin clinic. Plus, when it comes to procedures, the basic difference one should understand that maybe these procedures are simple to see, and you think कि ये तो हो ही सकता है, there is nothing complicated in that. Complication कब आती है? We all are humans and we all make mistakes. जब किसी पेशेंट में कोई चीज नहीं सूट करती है, वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करता है, then the parlor person cannot treat you. So they don't know how to handle complications, but a qualified doctor will be able to do so. So that is what makes a difference. So जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक कोई डिफरेंस नहीं समझ में आता है, but the moment something gets bad, then you understand the importance of a dermatologist. Exactly. और स्किन ऐसे भी हमारे बॉडी पार्ट का सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है, लार्ज ऑर्गन है, तो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और स्किन के लिए तो कहते भी है कि वो हमारे हेल्थ का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है. अंदर कैसा चल रहा है ये हमारी स्किन से पता चलता है. तो अगर स्किन में कोई इशू है तो हो सकता है कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम भी है.
तो इसलिए जरूरी है कि हम डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर के पास जाए, एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले। कुछ और मैं आपसे सवाल पूछूंगी, उससे पहले कुछ व्यूअर्स हमारे साथ हैं जो अपने सवाल पूछना चाहते हैं। प्रियंका राजपूत है, उनका सवाल है, I had light acne on my cheeks which are healed now, but I have scars. I'm 17. What should I apply to lighten them? See, scars generally किसी भी क्रीम से नहीं जाते हैं. Since she is 17, she could go for healing. I usually do not do micro needling before age of 20. But अगर बहुत severe scars है तो she can undergo a micro needling session. It is basically we apply micro needling is basically we apply anesthetic cream on face, and then there is a machine which has a number of needles. और जब हम उसको मूव करते हैं सो इट मेक्स अ नंबर ऑफ चैनल्स इन योर स्किन, जिसके थ्रू ये प्रोडक्ट्स अंदर जाते हैं और आपके स्कार्स का कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ब्रेक डाउन करके रिफॉर्म करते हैं स्कार्स को, जिससे स्कार्स बेटर हो जाते हैं. और अभी अगर वो डार्क, अगर इफ इट इज अ रेड स्कार, शी कैन गो फॉर सम पीलिंग एजेंट्स फॉर दीज इयर्स, एंड आफ्टर अ ईयर और सो शी कैन अंडरगो अ माइक्रो नीडलिंग सेशन. राइट. लेकिन ये स्कार्स होते ही क्यों है डॉक्टर? कई बार तो अगर उसे स्क्वीज आउट या पॉप आउट नहीं किया जाए तब भी अल्टीमेटली जो एक्ने है वो स्कार में रिजल्ट करता है. तो क्या करें कि स्कार्स ना हो? Some people have this scarring tendency. तो कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सीवियर एक्ने नहीं हुआ होता है, फिर भी उनको स्कार हो जाते हैं. क्योंकि स्कार बेसिकली क्या है कि आपकी स्किन जब हील करती है, जब इन्फ्लेमेशन होता है वो हील करती है, तो जो कोलाजन होता है उसका वो डिफॉर्म होके, जब डिफॉर्म होता है तो वो अलग अलग तरीके से बन जाता है, जिसकी वजह से ये गड्ढे हो जाते हैं. तो कुछ लोगों को एक टेंडेंसी होती है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जब आपको पिंपल्स शुरू हो तो आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं. क्योंकि जिसको स्कारिंग टेंडेंसी होती है उसको हम लोग थोड़ा एग्रेसिव ट्रीटमेंट देते हैं ताकि कि स्कार्स ना फॉर्म हो और जल्दी जो पिंपल्स हैं वो जल्दी हील हो जाए. अदरवाइज जो माइल्ड एक्ने के पेशेंट्स हैं, they are kept on a very mild treatment. But in case there is a scarring tendency, some aggressive treatments are required जिससे कि scarring ना. Okay. श्रुति उपाध्याय पूछ रही हैं, मैम मेरी एज 19 इयर्स है, प्लीज बताइए क्या एक्ने फैल सकता है पूरे फेस पे? It depends. It depends कि वो बिना देखे तो बताना बहुत मुश्किल है. एक्ने फैल सकता है कि नहीं सकता है, मतलब कहाँ पर है, क्या इसका रीजन है, उस पर डिपेंड करता है. अगर पुस्ट्यूलर एक्ने है जिसे पस फॉर्म हो जाता है तो उसको फैलने की चांसेस ज्यादा रहती हैं. अगर कॉमेडोनल एक्ने है तो अगेन वो, मतलब दिस इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन, मतलब आई हैव टू सी इट. और वैसे भी ट्रीटमेंट तो जरूरी है ही है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, ताकि वो बढ़े ना, वो और एग्रेसिव ना हो. Shruti, right now it's a vague question for us because we don't know, your skin condition, etc. So please, आप अगर वाराणसी में हैं तो आप डॉक्टर नेहा शाह से मिल सकती हैं. अगर आप कहीं और हैं, वाराणसी नहीं जा पा रही हैं, तो आपके आसपास जो भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है उनसे आप संपर्क कीजिए, उनके पास जाइए, एंड योर डॉक्टर विल एक्चुअली गाइड you and please trust your doctor. होता यह है आजकल इतने सारे ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड वी एंड अप बाइंग सो मेनी थिंग्स. और डॉक्टर ये मैं आपसे जानना भी चाहूंगी, मतलब हम एक जब स्किन केयर की बात कर रहे थे तो आपने एक बहुत इजी सा स्किन केयर रेजिम में बताया कि हम एक क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन ले ले तो हमारा काम हो जाएगा. एक एज के बाद हम उसमें एक आध सीरम ऐड कर सकते हैं, दैट्स इट. लेकिन आजकल जिस तरह से इन्फ्लुएंसर्स से हम सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वी एंड अप बाइंग लाइक 100 बॉटल्स ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स. तो क्या ये सही है, या क्या बहुत ज्यादा आपने बताया मेकअप यूज करने से, अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करने से भी हमारी स्किन की कंडीशन खराब हो सकती है? तो क्या करें? So they are the reason they are called influencers इसलिए ना, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. Exactly. So we don't have to get influenced. So इंडिया में तो खासकर ये आदत है, जिसकी बात सुननी चाहिए उसकी हम लोग सुनते नहीं है, जिसकी नहीं सुननी चाहिए उसकी हम लोग सुनते हैं. Right. Exactly.
तो I think मुद्दे की बात यही है, आई थिंक, या बॉटम ऑफ द होल स्टोरी इज दैट वी नीड टू गो एंड कंसल्ट द राइट पर्सन बिकॉज दे नो द थिंग, यू नो, उन्होंने पढ़ाई की है इतने सालों स्किन को लेकर, वो आपकी स्किन को समझेंगे, स्किन की कंडीशन को समझेंगे और उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे. सो व्यूअर्स, बी वेरी केयरफुल. स्किन को लेकर हम आमतौर पे बहुत लापरवाह हो जाते हैं. हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन या फ्रेंड्स या फैमिली ने जो किया या होम रेमेडीज या इन्फ्लुएंसर्स, इन सब के बातों में नहीं आना है. सबसे पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करना है. कुछ और सवाल हमारे व्यूअर्स के मैं ले लेती हूँ. परंपरा है, पूछ रहे हैं, मैम क्या ये ब्लड इम्प्योरिटीज की वजह से होता है? ब्लड इम्प्योरिटीज का क्या मतलब होता है, पहले तो हम ये जानना चाहते हैं. इनफैक्ट कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ये दावा करते हैं कि आपके खून की जो अशुद्धियां हैं उन्हें वो ठीक कर देंगे और ऐसे में पिंपल्स नहीं होंगे. बहुत तरह के इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स भी आते हैं. आई एम श्योर परंपरा ने इस तरह का कोई एड शायद देखा हो या प्रोडक्ट देखा हो जिसके उस पे वो सवाल पूछ रही हैं. तो स्किन गट एक्सेस की वजह से जरूर होता है. इसका मतलब कि जब आपका पेट थोड़ा गड़बड़ हो तो आप देखेंगे आपके पिंपल्स पॉप अप कर जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्किन एंड गट. Because there is a connection between skin and gut, so a healthy gut leads to a healthy skin. लेकिन also if you're anemic या कुछ liver problem है या some chronic disease है, then acne can pop up. So it again depends. Skin is a reflection of what is going inside. It is a mirror to your body. So right. You should visit the concerned specialty. और अगर आपको ऐसा कुछ gut problem है, then you can visit gastroenterologist or a medicine person. जब वो ठीक होगा तो वो ठीक हो जाएगा एक्ने. राइट. सलोनी सेन है. ओके, यही क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछा था. उनका सवाल है, डज एक्ने मीन आई एम नॉट कीपिंग माय फेस क्लीन एनफ? क्या बार बार साफ करने की जरूरत है? नहीं, एक्ने के लिए रोज रोज साफ करने की जरूरत नहीं है आपको. बार बार सिर्फ 2 बार आपको फेस क्लीन करना है. एक्सेस क्लीनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. Once in the morning while you're taking bath and once before going to the bed. Again, before going to the bed is more important than in the morning, क्योंकि आप ऑलरेडी साफ करके सुबह उठे होते हो. सो इसलिए उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन रात में साफ करके सोना बहुत 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 जरूरी. ओके. राधिका मेहता पूछ रही हैं, मैम, since I had a very busy life, I need to keep my routine really simple and what are the absolute basics? आई थिंक हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन चूंकि स्किन केयर रेजिमे बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं चाहूंगी एक बार और आप एक बेसिक सिंपल स्किन केयर रूटीन जो आपने बताया था उसको फिर से दोहरा दें. तो स्किन केयर रूटीन शुड बी वेरी बेसिक. इट शुड बी सच दैट कि वो आपको इकोनॉमिकली भी ड्रेन ना करे. मतलब जो आप हर महीने लेके यूज कर सके. आप 3 महीने, द कंसिस्टेंसी इन स्किन केयर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग. सो आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ना यूज करके कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, ये ज्यादा जरूरी है. सो एक सिंपल नॉर्मल क्लेंजर और अ फेस वॉश दैट सूट्स योर स्किन. इफ यू हैव ड्राई स्किन, गो फॉर hydrating or moisturizer based cleanser, milky cleanser. If you have oily skin, go for a salicylic or glycolic acid based cleanser. If you have normal skin, go for anything you like. Then a moisturizer for everyone. I prefer a non-comedogenic, non-oily, non-greasy moisturizer, which feels light to the skin, hydrates your skin. That is it. Any moisturizer, and then the sunscreen again according to your skin type. If you have oily skin, go for a gel or a matte sunscreen. If you have dry skin, go for an oily sunscreen. If you have normal skin, go for anything you like. If you have acne prone skin, go for physical sunscreens. If you have kids at home, buy them a physical sunscreen. Ask them to apply sunscreen after the age of 3-4 years when they start to go school. जब तक वो बड़े होंगे, it will be in their habit. जरूरी नहीं है कि you have to press them, रोज apply करो. But if you will hand them a sunscreen at the age of 4 years, by the time they turn 10-12, it will become their habit to use sunscreen every day, and thereby preventing sun damage and other things that sun does to your skin. So this is the basic you have to follow, and nothing else you require.
That was really very simple, basic, and doable. Now, doctor, many times people say that milk and dairy products aggravate the acne breakouts. Is that a myth or is it true? So there are two school of thoughts. One says anything that influences or increasing IGF production, insulin growth factor production, leads to acne. So milk being one of them. But I come from city of Varanasi. थोड़ा ये मेट्रो के कंपैरिजन में गांव ही बोला जाएगा. I do not believe in strong milk. I believe the milk is required for growing children and should be given to them. So I recommend a low GI diet. You can avoid junk, maida, thoda sa carbs, but do not avoid milk. I ask them to take milk. Otherwise, there are two school of thoughts. You can avoid, you cannot avoid. So if you are consulting me, for me, you should not avoid milk. Fair enough. And doctor, one more thing, with acne again, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं या किसी तरह का इन्फेक्शन हमें हो जाता है वायरल या किसी और तरह का, तो भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है. एक और गलती जो हम बहुत आमतौर पर करते हैं वो ये है अपने एक्ने को टच करते रहना, या फिर बार बार हमारे एक्ने को स्क्वीज करते रहना. तो ये सब जो एक्टिविटीज हम करते हैं, क्या इससे हमारे एक्ने और वर्सन हो सकते हैं या स्कार्स उसकी वजह से पड़ते हैं? Popping the acne is a strict no. Obviously, it will lead to scarring. It will worsen your acne. It will leave an unsightly scar. Do not pop your scar. Do not pinch it. Do not needle it by yourself. Do not apply soda, lemon, and I don't know, tuna, and all those things on your face, especially. That scar is more difficult to treat and very difficult to treat. It takes a lot of our sleep. So treat it beforehand. Consult somebody, consult a specialist, consult a dermat. Do not pop your scars. Do not apply besan haldi, nibu, tuna, and do not puncture it. Do not squeeze it. That's it. ओके, सो एक्ने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. हमें सिर्फ जाना है, एक डॉक्टर से संपर्क करना है, डॉक्टर को दिखाना है. यहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को आप दिखा सकते हैं अगर स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, एक्ने है. एक्ने भी अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ लोगों को एक्ने में बहुत पस फॉर्मेशन होता है या बहुत पेनफुल होते हैं उनके एक्ने. तो क्या इसमें ट्रीटमेंट बदल जाता है डॉक्टर? जरूर. सी एक्ने कई टाइप के होते हैं. कॉमेडोनल जिसको हम लोग ब्लैक हेड और व्हाइट हेड कहते हैं. फिर पैप्यूलर जो आपको ऐसे उठे से दिखते हैं. देन पुस्ट्यूलर जिसमें पस भरा रहता है. देन नोड्यूलर जो गांठ जैसी दिखती है. एंड देन देयर इज नोड्यूलोसिस्टिक जिससे बहुत गांठ और बहुत पेनफुल होता है वो. तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदल जाता है. जैसे जैसे हम लोग नोड्यूलोसिस्टिक की तरफ जाते हैं, ट्रीटमेंट एग्रेसिव हो जाता है. सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पाता है. लेकिन जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी अगर बहुत ज्यादा नंबर में हो तो भी वो सीवियर एक्ने में आता है और उसका ट्रीटमेंट भी एग्रेसिव होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है कि जिनको पस वाले दाने हो उन्हीं को ट्रीटमेंट की जरूरत है. ब्लैक हेड व्हाइट हेड वाले एक्ने को भी ट्रीटमेंट की उतनी ही जरूरत है और उसमें भी अंडरलाइंग एक इन्फ्लेमेशन चल रहा होता है जहाँ पे हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ती है. इसलिए आपको किसी भी टाइप का एक्ने है ट्रीटमेंट तो कराना ही है. लेकिन हाँ, अगर आपको और हायर ग्रेड एक्ने है जैसे कि नोड्यूलर नोड्यूलोसिस्टिक वैरायटी ऑफ एक्ने या ऐसी एक्ने जिसमें कि आपको फीवर भी आ जाता है इन्फ्लेमेशन के कारण, तब उससे बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट होता है. वो 100% क्योर भी नहीं हो पाता है, स्कारिंग छोड़ देता है. और स्कारिंग के लिए भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस है जिससे कि हम स्कारिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं. ओके, एंड डॉक्टर बिफोर वी वाइंड अप, हमारे दर्शकों के लिए कोई टेक होम मैसेज? I think as far as acne is concerned, the first take-home message would be to visit a specialist as soon as you get pimples at the age of 13-14 years. Do not wait till 17-18 years कि वो ज़्यादा भर जाए, वो pustule हो जाए, scarring हो जाए, then you will visit. And secondly, keep your skin care very basic, very minimal, something that you can follow on a daily basis. And this is not just for students, this is for everyone. Consistency and skin care is always very more important than using expensive products.
So keep it minimal, keep it simple, and be regular. And sunscreen is a must. Okay, so keep it simple. That's going to work. And sunscreen again is an essential thing. It's must. Thank you so very much, Dr. Neha, for your valuable time. बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही, बहुत ही informative session ये रहा, बहुत अच्छे से आपने चीजों को समझाया. It was wonderful hearing you. Thank you so very much. It was my pleasure. Thank you. Pleasure, Doctor. And we really look forward for many more such sessions in the coming times for our viewers with you. So thank you once again. And viewers, thank you for your participation in today's session. Have a great day ahead. And yes, definitely stay beautiful, stay thoughtless, and follow our page. Thank you. Goodbye.